वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने अपडेट पे दिया था कि यूपी टीजीटी विजिटी के एग्ज़ाम्स का लिंक आ गया है, आपको फॉर्म का भी डेट आ गया है, 9 से ओपन हो गया है और 3 जुलाई तक चलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है पहले। और जिन लोगों ने टीजीटी विजिटी का एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी हो वो लोग फॉर्म भी फिल कर दें, देख लें क्या है कैसे है। मैं इसलिए उसकी वीडियोस नहीं लाती क्योंकि पहले से इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे बहुत सारी मिली हुई थी, तो इसीलिए बस मैंने अपडेट दे दिया था। और मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराती रहूँगी, छोटे छोटे और भी वीडियोस बनाती रहूँगी। तो मेरे चैनल से जो लोग नए हों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं हमेशा अच्छी वीडियोस लाती रहती हूँ। यूपी टीजीटी का पिछली बार मैंने अच्छा प्रिपरेशन कराया था। एग्ज़ाम्स के आसपास मैंने मॉक टेस्ट भी कराए थे और मॉक टेस्ट के साथ मैंने 125 का को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी बनाए थे और सॉल्व कराए थे। बहुत लोगों के कमेंट आए थे बाद में कि उससे हमें बहुत हेल्प हुई, बहुत लोगों के सिलेक्शन भी हो गए थे। मैं वर्चुअल नहीं आती हूँ और न ही मैं किसी से पेड क्लासेस लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं किसी से पैसे लेके उसको प्रॉपर गाइडेंस कर पाऊँ। इसलिए मैं सिर्फ यूट्यूब पे आपको वीडियोस देती रहती हूँ, आपकी हेल्प होती रहे। कभी आगे चल के मेरे पास टाइम होगा तो मैं भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन सारी चीज़ें, मटेरियल सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दूंगी। बट अभी थोड़ा सा मेरे बच्चे छोटे हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं शेयर कर पाती, नहीं प्रॉपर टाइम दे पाती। तो मैं यूट्यूब पे ही 1-2 वीडियोस हमेशा अपलोड करती रहती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। और मेरे लास्ट के जो यूपी टीजीटी विजिटी वाले पेपर्स हैं जिसमें मैंने मॉक टेस्ट कराया है और जिसमें मैंने 125 क्वेश्चंस के सीरीज़ बना के मैंने अपलोड किया था, बहुत सारा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती जाऊंगी, आप देखते रहिएगा, क्योंकि वो भी पूरे टीजीटी विजिटी के हिसाब से मैंने प्रिपरेशन कराया था। तो आप उससे पूरी हेल्प ले सकते हैं। फिर से सारी चीज़ें नहीं करूँगी मैं। हाँ, यूपी टीजीटी विजिटी की तैयारी ज़रूर कराऊँगी। नेट के भी बहुत लोगों ने पेपर सॉल्व करने के लिए कहा है, तो नेट का भी पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों हमारे अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करते जाइएगा, जिससे मोटिवेशन मिलेगा। और अपने सारे दोस्तों से शेयर करिए जो लोग आर्ट की यूपी टीजीटी विजिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करती हूँ 96 नंबर का क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराती हूँ, तो अभी मैं 120 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। अभी 96 का नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारा अशोक के कालीन का, मौर्य, गुप्त और ये सारे कुषाण काल के क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो हम इसके बाद फिर से उसके चैप्टर वाइज और भी देखेंगे चैप्टर्स। बहुत अच्छी बुक है ये। इसका जिसको इस बुक की लिंक चाहिए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। अमेजन से आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी पर 4 पशु आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। वृषभ, घोड़ा, गाय, हाथी। वृषभ, घोड़ा, शेर और हाथी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वृषभ, घोड़ा, शेर और हाथी उपयुक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आरपीएससी के ड्राइंग पेंटिंग में 2018 में आया है ये पेपर क्वेश्चन। तो सारनाथ वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर है, 6.4 किलोमीटर उत्तर में है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पक्की सड़क। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपटन या मृगदाव हिरणों का जंगल था, जहाँ सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का उपदेश दिया था। 5 भिक्षुओं को दिया था। इसे बौद्ध साहित्य के धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ के स्तंभ चौकी पर 4 पशु 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। गज पूर्व दिशा का, वृषभ पश्चिम का, सिंह और उत्तर का, और अश्व दक्षिण का है। ठीक है, तो ये इसमें अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पशुओं को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। मूर्तियों का ओपदार पॉलिश किस काल की विशेषता थी? शुंग काल, सातवाहन काल, गुप्त काल या मौर्य काल? ये भी आरपीएससी ड्राइंग में 2018 में आया है। तो जो मूर्तियों की ओपदार पॉलिश थी ये किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, डी राइट आंसर है। मूर्तियों का ओपदार पॉलिश मौर्य काल की विशेषता थी। जो मूर्तियाँ थी उस पर बहुत ज़्यादा घिसाई करके पॉलिश की तरह उसको शाइनिंग आ जाती थी, उसमें ऐसा प्रतीत होता था जैसे उस पर कोई लेप लगाया गया हो, बहुत ही स्मूथ कर दिया जाता था पत्थरों को ही। तो ये मौर्य काल की विशेषता थी। बौद्ध गया में एक बलुए पत्थर का वज्रासन पाया गया, जिसमें मौर्यकालीन ओपदार पॉलिश
है। चकोर आसन का तल तराशे गए हैं तिकोने से तथा इनकी अगली फिनारी हंस तथा मुचकुंद पुष्पों से अलंकृत है। मौर्य युगीन चमकदार पॉलिश वाली एवं दीदारगंज से प्राप्त बलुए पत्थर का आदम कद चामर धारिणी यक्ष प्रतिमा पाई गई है, जो कि नारी सौंदर्य का उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चामर धारिणी का जो ये प्रतिमा है ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये किससे बना है, तो ये बलुए पत्थर से बना है। ये कितनी बड़ी है, आदम कद है। चामर धारिणी एक नारी की सौंदर्य उत्कृष्ट प्रतिमा है और ये चमकदार पॉलिश से बनाई गई है। ये कहाँ पर है, कहाँ से प्राप्त हुई थी, दीदारगंज में से प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम में बनी है, कास्ट, प्रस्तर, लौह या टेराकोटा। राइट आंसर लौह से बनी है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट लौह माध्यम से बनी है। ये भी आरपीएससी के ड्राइंग में 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन 380 to 412 ईस्वी गुप्त राजवंश का राजा था। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य एवं विरोचित गुणों से संपन्न था। शकों पर विजय प्राप्त कर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ओके, 99 क्वेश्चन, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है, चंबल, कृष्णा, सिंधु या गंगा। तो अमरावती जो है वो कृष्णा नदी के किनारे है। अमरावती स्तूप शुंग कुषाण काल में गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों के बीच कला की एक अन्य शैली का विकास हुआ। इसका प्रधान केंद्र क्या था, अमरावती। अमरावती स्तूप के अभिलेख मौर्यकालीन ब्राह्मी में पाए गए हैं। अमरावती का प्राचीन नाम क्या था, धन्य कटक, और सातवाहन नरेशों के नाम पर विशिष्टि पुत्र पुलुभावी, यज्ञश्री, सतकर्णी, श्री शिवम कसदास भी पाए गए हैं। अमरावती स्तूप का विकास द्वितीय तृतीय शताब्दी में हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं सारनाथ का स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ। तो ये राइट आंसर इसका अशोक हो जाएगा। आरपीएससी के 2018 के पेपर में आया हुआ है। सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष मौर्य काल के अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था। मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह आज हमारी राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, इसका गोलाकार वेदी, दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसे निचले में अश्व, सिंह, वृषभ और गज, अश्व, सिंह, वृषभ और गज तथा चौकी के नीचे हिरण की गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है। यह स्तंभ शीर्ष धर्मचक्र प्रवर्तन का माना जाता है और बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का भी द्योतक है ये धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 देखेंगे। चामर ग्राहिणी शिल्प है शुंग काल की, कुषाण काल की, मौर्य काल की या गुप्त काल की। ये भी आरपीएससी के ड्राइंग पेपर में 2018 के पेपर में आया है। ये है मौर्य कालीन। चामर ग्राहिणी शिल्प जो है वो मौर्य कालीन है। पटना शहर में दीदारगंज से प्राप्त चामर धारिणी यक्षी प्रतिमा जिस पर मौर्य शैली की चमक है वो कहाँ पर संग्रहित है, वो संग्रहित है पटना संग्रहालय में संग्रहित की गई है। ओके, नेक्स्ट इसका फैक्ट है मौर्य युगीन चमकदार पॉलिश वाली एक दीदार एवं दीदारगंज से प्राप्त बलुए पत्थर की आदमकद चामर धारिणी यक्षी प्रतिमा उपरोक्त सभी यक्षी प्रतिमाओं में सुंदर, सजीव और नारी सौंदर्य का उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। बेसनगर मध्य प्रदेश से प्राप्त यक्षी प्रतिमा जिसका स्थानीय नाम तेलिन है भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिंघम ने भरहुत के स्तंभों का संबंध किस युग से माना है। कनिंघम ने मौर्य काल से भरहुत के स्तंभों का संबंध माना है। 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम यहाँ एक बड़े बौद्ध स्तूप का अंकन पाया है और उस ओर जनता का ध्यान आकृष्ट कराया। स्तूप के टीले में कनिंघम को मौर्यकालीन ईंटें प्राप्त हुई थी। इसे यह ज्ञात होता है कि स्तूप मौर्य काल से ही विद्यमान था और शुंग काल में इसका विकास, विस्तार और साज सज्जा हुई थी।
भरहूत स्तूप 185 टू 80 ईस्वी पूर्व 185 से 80 ईस्वी पूर्व शुंगों के शासनकाल में निर्मित हुआ था। शुंग काल का मूर्तिकला का दूसरा केंद्र माना जाता है भरहूत, ठीक है, जो मूर्तिकला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। भरहूत का स्तूप अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों का बना हुआ है, किंतु बाद में शुंगों द्वारा इस ईंट की जगह पर पत्थर तोरण द्वार करवाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 103 BHU आर्ट के पेपर में आया था 2016 में। अशोक की लाट में शेर के कितने मुखों का अंकन है? तो अशोक की लाट में शेर के 4 मुखों का अंकन है, जो कि 250 ईस्वी पूर्व में इसको निर्माण करवाया गया था और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सारनाथ नामक स्थान पर स्तंभ के रूप में है। ठीक है, तो ये अशोक के स्तंभ की बात हो रही है। अशोक की लाट में जो अशोक का स्तंभ सारनाथ में था उसमें शेर के कितने मुख हैं? तो 4 मुख हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज होने लायक क्वेश्चन बनाया है ये कि आप सोचेंगे कि ये किसी और स्तंभ की बात कर रहा है, बट यहाँ पर अशोक के सारनाथ वाले ही स्तूप की बात कर रहा है और ये भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज के बीच में सफ़ेद पट्टी में रखा गया है। अधिकांश भारतीय मुद्राओं व सिक्कों पर अशोक का सिंह चतुर्मुख रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ की 2 प्रसिद्ध मूर्तियों के नाम क्या हैं? ठीक है, तो ये इसमें है कार्तिकेय गणपति, महर्षि सिंह वाहिनी, विशाल बोधिसत्व या धर्मचक्र, बुद्ध, जेतवन दान या राहुल की दीक्षा। तो इसमें आपको देखना है सी होना चाहिए इसका राइट आंसर, सी। हाँ, सी। सारनाथ काशी अथवा वाराणसी से 10 किलोमीटर, अगेन यही क्वेश्चन आ रहा है। इसमें धर्मचक्र प्रवर्तन और विशाल बोधिसत्व व धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध की 2 प्रसिद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 105, धर्मराज का स्तूप किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? विष्णुवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक, रुद्रसेन द्वितीय। तो इसमें अशोक के द्वारा धर्मराज का स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विहार में बनी बैठक को क्या कहा जाता था? अतिथि गृह, विश्राम गृह, अभ्यागत गृह या प्रत्युत्स्थानशाला। ठीक है, तो बिहार में बनी बैठक को प्रत्युत्स्थानशाला कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ के स्तंभ की चौकी पर कौन से 4 जानवरों की आकृतियां उत्कीर्ण हैं? ये क्वेश्चन बार बार आया है, पिछली बार भी यूपी टीजीटी बीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बैल, घोड़ा, शेर, हाथी, ये सही है, बैल, घोड़ा, शेर और हाथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैल को कहीं कहीं वृषभ लिख देता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक के काल में निर्मित जिस स्तंभ के परगहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था वह कहाँ स्थित है? अगेन यही क्वेश्चन है, ये सारनाथ में है। अगेन इसके बारे में बात क्या करेंगे, लाट व परगहा किसके अंग हैं? तो मौर्यकालीन स्तंभों के, गुप्तकालीन, ये सांची तोरण द्वार के। तो यहाँ पर हो जाएगा आई थिंक मौर्यकालीन होना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो क्वेश्चन में आंसर में यही दिया है, ए इज द राइट आंसर। अशोककालीन स्तंभ मौर्यकालीन मूर्तिकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। इन स्तंभों पर अशोक ने अपने उदार विचार अंकित कराए थे। ये स्तंभ चुनार के लाल पत्थर के बने हुए हैं जो लगभग 35 से 50 फुट ऊंचाई के हैं। केवल 2 भागों में ही इनका निर्माण किया गया। लाट, परगता, परगहा के 5 भाग किए जा सकते हैं, जैसे चौकी, कंठा, बैठकी, मेखला और शीर्ष। तो नीचे से दिया गया है, पहला चौकी हो जाएगा, फिर कंठा हो जाएगा, फिर बैठकी, मेखला, फिर शीर्ष। ओके, नेक्स्ट को कंठा, जैसे गर्दन को बोलते हैं, तो जो लंबी वाली होगी उसको कंठा बोलेंगे। ठीक है, कंठ मीन्स गर्दन हो जाता है, यहाँ पर कंठ गला हो कहेंगे अंदर से, तो उसको जो लंबी वाली चीज़ें होंगी चौकी के बाद वो कंठा हो गया। फिर बैठकी मीन्स उसमें आपके जो उसने बनवाया है लायन का जो है, तो उसमें बैठकी हो गया, मेखला उसके ऊपर का, उसके बाद शीर्ष पे जो डिज़ाइन होगी वो शीर्ष आ जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 5 भागों में बांटा गया है और उसको चौकी, कंठा, बैठकी, मेखला या शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, मूर्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की ओप चढ़ाना किस युग की विशेषता थी? तो ये मौर्य युग की विशेषता थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108,
11 सारनाथ के सिंह शीर्ष से बहुत स्तरीय अर्थ निकलते हैं। सिंह शीर्ष धम्म और संघ के प्रतीक हैं और लाक्षणिक रूप से शाक्य मुनि और अशोक दोनों के चक्रवर्ती रूप में प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी कोष्ठता और शक्ति 4 मूल दिशाओं में व्याप्त है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है? ए और ओ आर दोनों सही है। ठीक है, तो देखते हैं। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है और इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप में इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में मुंह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हुए हैं जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे कमल के रूप में बना गया है। यह पशु के बीच में एक धर्म चक्र बनाता है। राष्ट्र के प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था और भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक सिंह के सिंह स्तंभ की अनुकृति है जो सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। इसलिए ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 112। सुमेलित करना है। डांसिंग गर्ल कहाँ से प्राप्त हुआ था? डांसिंग गर्ल कहाँ रखा गया है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। सुल्तानगंज के बुद्ध सुल्तान परखम यक्ष कहाँ रखे गए हैं? और रिवर गॉड्स गंगा कहाँ पे रखी गई हैं? तो आई थिंक इसको एक बार देख लेते हैं। सुल्तानगंज का बुद्ध जो है वो ऐसे डिटेल में देख लेते हैं इसको। यहाँ पर सीधे डिटेल ही हम पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो डांसिंग गर्ल हो गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। सुल्तानगंज की बुद्ध जो सिटी संग्रहालय बर्मिंघम में रखा है, बर्मिंघम में है। परखम यक्ष पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में रखा गया है और रिवर गॉडेस गंगा जो है वो बोस्टन संग्रहालय में रखा गया है। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? तो चुनार बलुआ पत्थर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब ये यहाँ पर दिया है कि यह लगभग 45 फीट लंबे प्रस्तर खंड का बना है। तो 45 फुट याद रखिएगा इसका कि सारनाथ का स्तंभ कितने फुट लंबा है? 45। ओके। सांची में किस धर्म की कला शिल्प को प्रदर्शित किया गया है? तो बौद्ध की कला को सांची में प्रदर्शित किया गया है और सांची में कुल 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है जिसमें एक बड़ा तथा 2 छोटे छोटे स्तूप हैं। बड़े स्तूप को महास्तूप कहते हैं। निर्माण मौर्य काल में हुआ था और सांची स्तूप के निर्माण में लाल रंग के बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ था। इस स्तूप के आधार पर अर्धव्यास 120 फीट तथा ऊंचाई 54 फीट है। ठीक है, लाट व परगहा किसके भाग हैं? ठीक है, स्तंभ के भाग हैं, जो कि लाट व परगहा जो वर्ड यूज किया जाता है वो किस चीज़ के हैं? वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य का दूसरा नाम स्तूप होता है और लाट व का जो परगहा है वो स्तंभ का भाग होता है। स्तूप पूजा की चलन सम्राट अशोक के काल से प्रारंभ हुआ था। स्तूप का अर्थ है कि मिट्टी का दुहा। स्तूप समाधि, स्तूप महापरिनिर्वाण का भी प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 116। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई हुई लाट किस माध्यम में बनी है? ठीक है, तो लाट जो है वो किस माध्यम से बनी है? वो है लौह माध्यम से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो राजा थे उनके द्वारा लौह से बनवाई जाती थी लाट। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लाट का माध्यम लौह है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय निर्मित दिल्ली का लौह स्तंभ, ये क्वेश्चन बार बार आता है, प्रमुख है। ये किसके समय में बनी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बनी थी। कुतुब मीनार के परिसर में ये स्थित है जो कि विशाल लौह स्तंभ है। भारत में अजूबी धरोहर है। प्राचीन भारतीय धातु कर्म पराकाष्ठा है। लोहे का स्तंभ 1500 साल पुराना है लेकिन इसमें आज तक जंग नहीं लगा है, ये इसका मानना है। यहाँ पर लोग रिसर्च करते हैं कि आज तक इस लोहे के स्तंभ में जंग क्यों नहीं लगा, यहाँ पर किस तरीके का लोहा यूज़ किया गया, बहुत ही शाइन करता है। आप कभी कुतुब मीनार घूमने जाएं तो वहाँ परिसर में ये रखा हुआ है। ठीक है, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे है अमरावती स्तूप। आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अमरावती स्तूप का प्राचीन नाम धान्य कंटक है और खोज इसकी 1797 में 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी ने की थी। अमरावती स्तूप 13वीं शताब्दी तक अपने स्थान पर सुरक्षित रहा और इसकी ऊंचाई संभवतः 90 से
100 फुट थी। सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी पर 4 पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं। अगेन यही क्वेश्चन आया है। तो वृषभ, हमने कहा था ना, बैल को वृषभ बोलेंगे, घोड़े को अश्व बोल देंगे, थोड़ा सा यही चेंज हो जाएगा, सिंह और हस्ती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है और कई तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये अगेन रिपीट किया गया है। मूर्तियों पर ओपदार पॉलिश इस काल की विशेषता। अगेन ये क्वेश्चन है, मौर्य काल की विशेषता है। अशोककालीन शिला स्तंभ सपाट, गोल और उस पर चिकनी ओपदार पॉलिश है। मौर्यकालीन प्रस्तर कलाकृतियों में मिलती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से उड़ीसा के अंतर्गत धौली की चट्टान में उत्कीर्ण हाथी, बोधगया का वज्रासन आदि है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो लोग इस वीडियो को देख रहे हों, अगर इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। उसमें चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, चैप्टर वाइज पूरे हमने एक एक करके बनाया है वीडियो, और ये यूथ की बुक है तो वहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका प्लेलिस्ट भी, आप जाके क्लिक कर लीजिएगा, जिसमें आज तक की सारी वीडियोज़ जितना भी मैंने अपलोड किया है वो सारी वीडियो एक जगह आपको मिल जाएगी। और आप 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे तो आप पूरी वीडियो एक साथ भी देख सकते हैं। अशोककालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्र चिन्ह का गौरव प्राप्त है। अगेन ये क्वेश्चन है, सिर्फ एक जनरल नॉलेज की तरह से आप इसको पढ़ते जाइएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्योंकि कई सालों में ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये आरपीएससी ड्राइंग के पेंटिंग के 2013 के पेपर में आया हुआ है। इस तरीके से पूछा है इसमें कि अशोककालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त हुआ। तो अगेन सारनाथ स्तंभ हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों के साथ स्थित चक्र, जो धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। अशोक स्तंभ पर 4 पशु, हाथी, घोड़ा, सांड और शेर। देखिए, ये जानवरों को अलग अलग नाम से बुलाया गया है, उनकी सारे की पर्यायवाची यूज़ कर दी गई। कहीं पे हाथी, घोड़ा, सांड, शेर दिया है, कहीं पे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा वृषभ पढ़ा, नाम बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं जल्द ही लेके आऊँगी। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट ज़रूर करिए, आप बताइए मेरे को किस तरीके के क्वेश्चन, और मैं जल्दी और भी वीडियोज़ लेते आ रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।